Welcome to Valium Chemistry. This is Alka Rani ma'am, chemistry educator. So make a strong bond with Allium Chemistry. Allium Chemistry के साथ अपना एक strong bond बनाइए because हम कराने वाले हैं पार्ट 6. एक्चुअली किसी पार्ट 5 में मुझे आपको रेडियाई कंप्लीट कराना था बच्चे, बट टेक्निकल इशू की वजह से मैं उस पार्ट को कंप्लीट नहीं करा पाई. सो मैं पार्ट 6 में आज आपको रेडियाई को कंप्लीट कराऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. आप यहाँ पर फ्रीली पढ़ेंगे और अपना डाउट भी फ्रीली डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. दिस इज़ माई प्रोफाइल. ये आप पढ़ सकते हैं मेरा प्रोफाइल, और मैं आपको कराने वाली हूँ आज का टॉपिक. ये सब हम कर चुके थे ना, वो बीच में किसी टेक्निकल इशू की वजह से प्रॉब्लम हो गया था. ठीक है. सो लास्ट पार्ट में मैंने आपको रेडियाई के बारे में बताया था कि कोवलेंट रेडियाई कैसे फाइंड आउट करते हैं, आयनिक रेडियाई कैसे फाइंड आउट करते हैं. आप देख भी सकते हैं, अगर आपको एक बार देखना है तो मैंने आपको दिखाया था. देखो, ये मेटालिक रेडियाई है एंड ये आपका वेंडरवाल रेडियाई है. ये सब आपको पार्ट 5th में एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा. सो पार्ट 6 की बात करते हैं. दिस है पार्ट 6, और पार्ट 6 में हमारे टॉपिक का नाम आता है कंपेयर रेडियाई. सबसे पहला टॉपिक रहेगा दिस इज योर कंपेयर रेडियाई. आपको रेडियस को कंपेयर, एक्चुअली रेडियाई का मतलब होता है जब आप बहुत सारी रेडियस की बात करते हो ना, इसका प्लूरल फॉर्म है. सो रेडियस आपको कंपेयर करनी है. कौन कौन सी रेडियस कंपेयर करनी है? आपको वेंडरवाल रेडियाई को कंपेयर करना है, वेंडरवाल रेडियाई. ठीक है. देन आपका रहेगा मेटालिक रेडियाई. मेटालिक रेडियाई आपका रहेगा वेंडरवाल मेटालिक रेडियाई, एंड देन कोवलेंट रेडियाई. सो अगर मैं इनका कंपैरिजन करती हूँ, कोवलेंट रेडियाई. क्लियर बच्चा? अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊंगी, आप अपना आंसर खुद बता देंगे. अगर हम वेंडरवाल की बात करते हैं तो वेंडरवाल रेडियाई कुछ इस तरह से होती है. ये जो डिस्टेंस होता है ये आपको क्या बताता है? देयर इज अ वेंडरवाल डिस्टेंस. ओके. अगर मैं मेटालिक की बात करती हूँ तो कुछ इस तरह से अटैच होती हैं स्पीशीज. दैट्स योर मेटालिक रेडियाई डी. और अगर मैं कोवलेंट की बात करूंगी तो कुछ इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड के साथ, ये जो डिस्टेंस है. सो आप मुझे खुद बता सकते हैं कोवलेंट रेडियस, या जो बॉन्ड लेंथ है, मेटालिक रेडियस, एंड दैट्स योर वेंडरवाल रेडियस. सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है? आप खुद कंपैरिजन करें. अगर यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप कहेंगे मैम जो वेंडरवाल रेडियाई आपकी, वेंडरवाल रेडियाई सबसे ज़्यादा है, देन मेटालिक रेडियाई, एंड देन कोवलेंट रेडियाई. ओके. ये बेसिक सा है, बिल्कुल आपको क्लियर होगा. उसके बाद छोटा सा बेसिक और है, और उसके बाद एक एक्सेप्शनल केस तो ज़रूर बनेगा ही, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शनल का बनना ज़रूर है. सो जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं बच्चा, जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि लेफ़्ट टू राइट आपका क्या होता है. आपको मैंने पार्ट 4 में सिखाई थी ये बात. मैंने कहा था इसका ध्यान रखिएगा, मैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी. पार्ट 4 में मैं आपको जेड इफेक्टिव फाइंड आउट करना सिखाती हूँ. बच्चा, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे थे आपने देखा कि जो आपका जेड इफेक्टिव था वो क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था. एक बार पार्ट 4 में देख लेना जिसने नहीं देखा होगा. ठीक है. जेड इफेक्टिव आपका क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. अगर बच्चा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस वहाँ पर क्या करेगा? रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. क्योंकि न्यूक्लियस का अगर चार्ज बढ़ रहा है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ये क्या करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ टूवर्ड्स करेगा, अपनी तरफ खींचेगा. तो उसका साइज क्या रह जाएगा? ये जो डिस्टेंस है, अगर इसने अपनी तरफ खींचा तो डिस्टेंस हो जाएगा कम, और जिसकी वजह से रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे? कम. अच्छा, सेकेंड आता है आपका टॉप टू बॉटम. अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूँ, इफ आई टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम क्या होता है? जब हम जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम ग्रुप फर्स्ट की बात करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इस वक्त क्या होता है? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करती हैं बच्चे. क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स आपकी क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं. लिथियम में 1 शेल है, सोडियम में 2 शेल हो जाएंगी. अगर जितनी ज़्यादा शेल बढ़ती चली जाएंगी तो रेडियस आपका क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. रेडियस आपका क्या करेगा? इंक्रीज. ये जो साइन होता है ये इंक्रीज का साइन है, ये डिक्रीज का. क्लियर? लेफ्ट टू राइट साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है. याद रखिएगा, क्योंकि सारी केमिस्ट्री इसी पर बेस है, इसीलिए इसका नाम होता है जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूंगी तो मेरा रेडियस क्या करता है यहाँ पर? टॉप टू बॉटम जो आपका रेडियस होता है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. क्लियर? थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर आना बनता है. एक्सेप्शनल बिहेवियर का आना बनता है. अभी देखो एक्सेप्शनल बिहेवियर का डालेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, और इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शनल है. तो एक्सेप्शनल बिहेवियर आपका कौन कौन शो करेगा? लिख लीजिएगा इसको. एक्सेप्शनल बिहेवियर, अलग सा बिहेवियर इन द केस रेडियाई, हाइड्रोजन एंड हीलियम. एक नहीं है, बहुत सारे मिलेंगे आपको. अभी देखिएगा, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो एक्सेप्शनली बिहेवियर शो करती हैं. जैसे हाइड्रोजन और हीलियम की बात करती हूँ मैं. अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम की बात करेंगे तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहोगे? हाइड्रोजन का डिस्टेंस ज़्यादा होगा या हीलियम का? अगर हम देखें दैट्स योर फर्स्ट पीरियड. फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं, फिर आपका आता है सेकंड पीरियड, देन आपका आएगा सेकंड पीरियड.
फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट, आपका हाइड्रोजन है और आपका हीलियम है। अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करूँ बच्चा, सेकेंड पीरियड में कौन है, सेकेंड पीरियड में है मेरे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड द नियोन। क्लियर, ये मेरे हैं। अगर मैंने आपको कहा चलो रेडियस के बारे में बात करते हैं, तो आप कहोगे मैम यहाँ पर हाइड्रोजन, क्योंकि आपने अभी अभी जस्ट पढ़ाया, हमें जस्ट अभी अभी पढ़ाया कि लेफ्ट टू राइट मेरा साइज क्या करता है, लेफ्ट टू राइट साइज क्या करता है, बच्चे डिक्रीज करता है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो साइज होना चाहिए था वो हाइड्रोजन का ज़्यादा होना चाहिए था, है ना, हाइड्रोजन का साइज ज़्यादा होना चाहिए था, बट दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। साइज किसका ज़्यादा है, हीलियम का साइज ज़्यादा है बच्चे, साइज किसका ज़्यादा है, हीलियम का, एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। हीलियम का जो साइज ज़्यादा है, सिर्फ उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो मेरा हीलियम है वो एक वेंडरवाल है, वेंडरवाल रेडियाई बनाएगा। जो मेरा हीलियम होगा वो कौन सी बनाएगा, वेंडरवाल रेडियाई बनाएगा, वेंडरवाल रेडियाई बनाएगा। और हाइड्रोजन जो होगा आपका वो कौन सी बनाता है, कोवलेंट, वो कौन सी रेडियाई शो करेगा, कोवलेंट रेडियाई शो करेगा। जस्ट अभी अभी आपको बताया वेंडरवाल रेडियस ज़्यादा होती है वेंडरवाल रेडियस ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू कोवलेंट रेडियस, दैट्स वाई हाइड्रोजन का कम रहेगा, हीलियम का ज़्यादा रहेगा। इसी तरह अगर मैं सेकंड पीरियड की भी बात करूँ तो सेकंड पीरियड में भी जो मेरा नियोन है ना, ये आपका क्या है बच्चे, दिस इज योर वेंडरवाल रेडियाई, ये आपका क्या है, वेंडरवाल रेडियाई है। अगर वेंडरवाल रेडियाई शो करेगा तो सबसे आगे कौन रहेगा, आपका नियोन। तो ध्यान रखिएगा, नियोन का यहाँ ना होकर नियोन कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, सबसे आगे, लिथियम से भी ज़्यादा नियोन का रहता है। ये ट्रेंड होते हैं, यही चीज़ें एडवांस होती हैं। बचपन से हम क्या पढ़कर आते हैं, बचपन से हम यही बात पढ़कर आते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज डिक्रीज करेगा। बट बच्चा, कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं फर्स्ट पीरियड में और सेकंड पीरियड में, आपको ये दो एक्सेप्शनल ट्रेंड मिलते हैं, इसके बाद थर्ड पीरियड में नहीं मिलेंगे। उसका कारण क्या रहेगा वो आपको साथ साथ बताते रहेंगे, ठीक है। ये तो रही बात मेरे किसकी, पीरियड की। अब हम बात करेंगे किसके, ग्रुप की। अब हम कौन सी बात करने वाले हैं, ग्रुप सेशन की। ग्रुप कैसे रहेगा बच्चे, चलिए ग्रुप की बात करते हैं। दिस इज योर ग्रुप। ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम। जब मैं टॉप टू बॉटम की बात करती हूँ तो टॉप टू बॉटम आपको पता है, लिथियम हो गया आपका, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रेंशियम हो गया। जब मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगी तो मेरे पास क्या करेगा बच्चे, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। न्यूक्लियर चार्ज मेरा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर मेरा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो मेरे सॉरी नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे। सॉरी बच्चा, एक सेकेंड, इसको ठीक करो। जब मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगी तो मेरे पास क्या इंक्रीज करती है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज भी आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। पर ऐसा हो नहीं सकता कि एक्सेप्शनल ना आए, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर ना शो किया जाए। एक्सेप्शनल बिहेवियर डेफिनेटली शो होगा। किस पोजीशन पर एक्सेप्शनल बिहेवियर मिलेगा बच्चे, इस पॉइंट पर आपके सामने एक्सेप्शनल बिहेवियर आ गया, सीजियम एंड फ्रेंशियम। आज तक आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल आपने से ही पढ़ा होगा, जहाँ भी पढ़ा होगा, कि जो साइज होता है वो फ्रेंशियम का ज़्यादा होता है सीजियम से। बट इन रियल दिस इज़ नॉट अ ट्रू, ये ट्रू नहीं है। यहीं से हमारे रिलेविस्टिक इफेक्ट की फॉर्मेशन आती है, यहीं से हम रिलेविस्टिक इफेक्ट की कहानी को सीखते हैं। वो कहानी क्या रहेगी उसके बारे में आपको बताते हैं, जस्ट थोड़ा सा टॉपिक कराने के बाद मैं आपको रिलेविस्टिक टॉपिक कराऊंगी, ठीक है। मेरे को बस यहाँ ये चीज़ लिखवानी है कि फ्रेंशियम का ज़्यादा नहीं होता सीजियम से, ज़्यादा किसका होता है बच्चे, सीजियम का ज़्यादा होता है फ्रेंशियम से। और इसका रीज़न आप लिख लेना कि थोड़ी देर में हम कराने वाले हैं, इसको ऐसे लिख लो, सीजियम इज़ ग्रेटर देन फ्रेंशियम, इसका एटॉमिक रेडियाई। और अभी के लिए आप लिख सकते हो, आज ही की क्लास में लास्ट तक आपको इसका करेक्ट रीज़न मिल जाएगा। स्टेरिक फैक्टर आपको मैं करा दूंगी, यानी कि आपको रिलेविस्टिक इफेक्ट मैं आपको करा दूंगी। इसका आंसर ये है ना, ड्यू टू द स्टेरिक इफेक्ट। बस आपको ये स्टेरिक फैक्ट पढ़ाना है। उससे पहले रिलेविस्टिक इफेक्ट जो एडवांस टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले छोटी छोटी बातें आनी चाहिए, वो सिखाकर आपको स्टेरिक फैक्ट सिखा दूंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि आज तक आपने बिल्कुल सही पढ़ा होगा कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज आपका इंक्रीज करता है, बट इन दिस कंडीशन ग्रुप में ही आपका एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं इस पोजीशन पर, ठीक है। मैं साथ साथ एक्सेप्शनल इसीलिए लिखवाती हूँ क्योंकि एक्सेप्शनल ही सबसे मेन होता है, पेपर में आता है एक्सेप्शनल है। जर्नल तो सबको पता है, जर्नल सबको पता होता है, एक्सेप्शनल सबसे मेन होता है आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद मेरा कौन आएगा, उसके बाद हम बात करने वाले हैं अपने स्कैनेडियम सीरीज़ की बात करते हैं। मतलब जैसे आपका एस ब्लॉक हो गया पहले, फिर आपका यहाँ पर डी ब्लॉक आ जाएगा,
फिर आपका कौन सा ब्लॉक आएगा, पी ब्लॉक आएगा, और कहीं बीच में आपका एफ ब्लॉक आएगा। ठीक है, तो आपने एस ब्लॉक का तो देख लिया कि डाउन द ग्रुप जाएंगे, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज वैसे क्या कर रहा है, जर्नल ट्रेंड अगर मैं बोलूँगी तो जर्नली इंक्रीज कर रहा है, जनरली इंक्रीज कर रहे हैं। इसी तरह मैं आपको पहले पी ब्लॉक का कराऊँ बच्चा, पी का करें या पहले हम करेंगे, हम करने वाले हैं, चलिए आप जैसे मर्जी कर लो, पी ब्लॉक का कर लेते हैं। पी ब्लॉक में सबसे पहले मेरे पास कौन सा ग्रुप आता है, बोरॉन। बोरॉन के नीचे क्या आता है, एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इनिडियम एंड देन थैलियम, है ना, थैलियम। अब आप कहोगे मैम जब डाउन द ग्रुप जाएंगे, जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज़ क्या करना चाहिए आपका, यहाँ पर अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज़ इंक्रीज़ करना चाहिए था, है ना, चाहे एस ब्लॉक हो चाहे पी ब्लॉक हो, तो डाउन द ग्रुप में तो साइज़ इंक्रीज़ करना चाहिए ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ करिए। बट सिर्फ और सिर्फ आपका इस केस में, सिर्फ और सिर्फ आपका ओनली दिस केस, पूरे पीरियोडिक टेबल में इस केस में इस पोजीशन पर आपका यहाँ पर जो साइज होगा वो किसका ज़्यादा रहेगा, एल्यूमिनियम का ज़्यादा रहेगा गैलियम से। यहीं से हम करेंगे अपना कौन सा इफेक्ट, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डी कॉन्ट्रैक्शन। अब इसका आंसर आप लिखेंगे डी कॉन्ट्रैक्शन। देखो मैंने आपको पहले दोनों डाउन ग्रुप में एक्सेप्शनल चीज़ें लिखवाई, एक एक्सेप्शनल आपका कर रहा है यहाँ पर सीजियम और फ्रेंशियम का, जिसका आंसर है ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर या ड्यू टू रिलेविस्टिक इफेक्ट, और एक आंसर है आपका डी कॉन्ट्रैक्शन। तो मैं वन बाय वन आपसे ये डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, दोनों ही फैक्ट हैं और दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम रखेंगे, अब आपने ये पढ़ा है कि ये 13 ग्रुप है, ये आपने पढ़ा कि ये आपका 13 ग्रुप है। इससे पहले यहाँ पर बोरॉन है, इसके नीचे क्या होगा आपका, बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड देन गैलियम। चलो मैं गैलियम तक की बात करूँगी। गैलियम से नेक्स्ट आगे कौन होता है बच्चे, गैलियम से आगे ना जिंक होता है, और जिंक से आगे कौन होता है आपका, कॉपर होता है, कॉपर से आगे कौन होता है आपका, निकल होता है ना। अगर मैं आपसे जिंक की बात करूँ तो बच्चा जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आप कहते हो 3D10 4s2 जिंक की कॉन्फ़िगरेशन है। आप कहते हो 3D10 4s2 जिंक की क्या है बच्चे, कॉन्फ़िगरेशन है, यही है, बिल्कुल सही है। और अगर मैं गैलियम की बात करूँ तो गैलियम की कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करेंगे तो गैलियम की कॉन्फ़िगरेशन में कौन आएंगे, डी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। गैलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s2 4p1। इससे पहले गैलियम में कौन आएगा, डी इलेक्ट्रॉन आएंगे। इससे पहले गैलियम में कौन आकर बैठे होंगे, आपके डी इलेक्ट्रॉन आकर बैठे होंगे, है ना। बच्चा देखो ना, निकल है, आप इधर से आ रहे हो, इसके पास भी डी है, इसके पास भी डी शेल है, इसके पास भी डी शेल है, तो ऑब्वियस ही बात है गैलियम के पास भी डी शेल होगी। ठीक है ना, गैलियम के पास डी है और उस डी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें। ठीक है, अगर डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बच्चा आप ध्यान से इस रीजन को लिखेंगे जैसे मैं लिखवाऊंगी आपको। देखो डी, यहाँ पर क्या है आपका, डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट, बड़े ध्यान से सुनने के रीजन होते हैं ये। डी ब्लॉक एलिमेंट है और डी ब्लॉक के अंदर कितने आ जाएंगे आपके, 10 डी ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि 10 डी इलेक्ट्रॉन्स है, आपके पास 10 डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर डी इलेक्ट्रॉन की मैं बात करती हूँ, मैंने कहा कि गैलियम से पहले आपका कौन आता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं 10, डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट आते हैं, और 10 एलिमेंट का मतलब है कि 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन इन अ गैलियम। ठीक है, अब 10 डी इलेक्ट्रॉन है, आपको पता होना चाहिए डी इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे होते हैं बच्चा, देयर इज अ पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, देयर इज अ पुअर शील्डिंग। ये क्या करते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। और अच्छा आपको कहोगे मैम ये पुअर शील्डिंग क्यों करते हैं बच्चा, ये पुअर शील्डिंग मतलब प्रोटेक्शन पुअर क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, ड्यू टू द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि इनकी शेप की वजह से, ड्यू टू द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल की शेप की वजह से, डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो आपस की, उसकी जो लॉब्स होती हैं, जो उसकी लॉब्स होती हैं वो क्या कर जाती हैं, आपस में डिफ्यूज हो जाती हैं, डिफ्यूजन ऑफ द लॉब्स। क्लियर। अगर ये पुअर शील्डिंग है बच्चे, अगर ये पुअर शील्डिंग है तो हमारे पास, पुअर शील्डिंग का मतलब होता है, शील्डिंग को रिप्रेजेंट किससे करते थे, आप सबने पार्ट 3 और पार्ट 4 को अच्छे से देखना है, जिसमें शील्डिंग सिखाती हूँ, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। पुअर शील्डिंग का मतलब है कि शील्डिंग का कम हो जाना, पुअर शील्डिंग का मतलब है कि शील्डिंग कांस्टेंट का डिक्रीज हो जाना। और आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 में सिखाया जाता है जेड इफेक्टिव कैसे निकलता है, जेड माइनस सिग्मा। अब मेरे पास क्या है कि पुअर शील्डिंग है, अगर पुअर शील्डिंग है तो बच्चे ये जो सिग्मा वैल्यू है ये क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ये सिग्मा वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर जेड सिग्मा में ये वाला फैक्टर डिक्रीज कर रहा है तो कंफर्म है कि जेड इफेक्टिव आपका क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। आई रिपीट दिस टॉपिक, मैंने कहा गैलियम का जो साइज़ है, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, गैलियम का साइज़ छोटा है एल्यूमिनियम से। इसका जो रीज़न है वो है कि जब हम गैलियम की बात करते हैं तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, क्योंकि गैलियम से आगे सभी के सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, और अगर उसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं तो उसके अंदर क्या होगा बच्चा, 10 डी इलेक्ट्रॉन होगा,
उसमें क्या होगा 10d इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एंड 10d इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि पुअर शील्डिंग, बिल्कुल पुअर शील्डिंग करेंगे। पुअर शील्डिंग क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी शेप ही ऐसी है। शेप कैसी है? उनकी डिफ्यूज इन द लोब्स, उनकी जो लोब्स होती है आपस में डिफ्यूज हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह से लोब बनाते हो ना आप, इस तरह से। तो दो जो अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करेंगे तो इस तरह से लोब आपस में डिफ्यूज हो जाएंगी और उसकी वजह से शील्डिंग अच्छी नहीं होती है। और अगर शील्डिंग अच्छी नहीं होगी तो यानी कि हमने पढ़ा है शील्डिंग कांस्टेंट यानी सिग्मा आपका डिक्रीज कर जाएगा। और अगर सिग्मा डिक्रीज कर गया तो आपके पास क्या है, सिग्मा डिक्रीज करने से जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाएगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने का मतलब है कि गैलियम का जो जेड इफेक्टिव है वो बढ़ गया। बच्चे जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो हमेशा साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव, इसका जो जेड इफेक्टिव है वो क्या कर गया, आपके सामने आप देख सकते हो यहाँ पर जेड इफेक्टिव इसका इंक्रीज कर गया। न्यूक्लियर चार्ज अगर इसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो इसका जो साइज होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और एल्यूमिनियम का साइज इसके कंपैरिजन क्या करता है, इसके कंपैरिजन एल्यूमिनियम का साइज इंक्रीज करता है और गैलियम का डिक्रीज करता है। आई होप आपको ये रीज़न क्लियर हुआ होगा। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं जो मैंने आपको अभी अभी लिखवाया है, इसी फैक्ट को, इस पूरे जो मैं आपको ये कंसेप्ट कराया है यहाँ रीज़न से, इस पूरे कंसेप्ट का नाम होता है बच्चे डी कॉन्ट्रैक्शन। इसका नाम लिख लेंगे आप, ब्लैक से लिख लेते हैं। इसका नाम होता है डी कॉन्ट्रैक्शन, इसका नाम होता है डी कॉन्ट्रैक्शन, या फिर कई बुक्स में लिखा होता है स्कैंडिड कॉन्ट्रैक्शन। अगर आप बुक पढ़ते हो ना, अगर आप इनऑर्गेनिक की बुक पूछना चाहते हो तो बुक पढ़ा करो जेडली हुई और एक दो बुक और है एटकिंस की, और उसके अलावा भी 2-3 किताबें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं। बाकी मैं आपके सामने करा ही रही हूँ। ओके चलिए, क्लियर। ओके तो आप यहाँ पर इसका रीज़न लिख देंगे कि इस वजह से एल्यूमिनियम का साइज़ बढ़ जाता है। वैसे तो क्या होना चाहिए था कि डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज होना चाहिए था गैलियम का, पर हुआ किसका है, एल्यूमिनियम का। आपको रीज़न मैंने बता दिया। यही तो केमिस्ट्री होती है बच्चे, तभी तो कहते हैं केमिस्ट्री के साथ अपना बॉन्ड बनाओ। केमिस्ट्री के साथ अपना बॉन्ड बनाओगे ना, आपको बहुत अच्छे से केमिस्ट्री समझ आने लग जाएगी। ये देखो ना, एलियम केमिस्ट्री बॉन्ड विद केमिस्ट्री, एलियम केमिस्ट्री से आप पढ़ोगे सीखोगे तो आपका केमिस्ट्री से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर। चलिए तो आपको ये वाला टॉपिक तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको पहले 3D सीरीज कराऊंगी और उसके बाद आपको रिलेविस्टिक इफेक्ट कराऊंगी, ठीक है। चलिए लास्ट आपको 2 टॉपिक है हमारे, 3D सीरीज एंड द रिलेविस्टिक इफेक्ट। देन आपका आयनिक रेडियाई रहता है। हाँ, आयनिक रेडियाई तो नेक्स्ट ही पार्ट में होगा, पार्ट 7 में ही होगा बच्चे। आयनिक रेडियाई आपका पार्ट 7 में होगा, लेंथी टॉपिक है ना। 3D सीरीज एक्चुअली मैं जो करा रही हूँ इस वक्त, आप अब ने खुद भी अगर ऑब्जर्व किया होगा, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 पर आने वाले हम कल। तो मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया और एडवांस टॉपिक तक कराया। मतलब अगर कोई बच्चा सीरियस होकर तैयारी करेगा ना और इनऑर्गेनिक उन्हें कुछ नहीं आती तो वो यहाँ से ज़रा सेटअप करे अपना इनऑर्गेनिक का। तो बच्चा अगर आपके फ्रेंड में से कोई भी इनऑर्गेनिक जिन्हें नहीं आती है समझ, उनको बेसिक सीखना इनऑर्गेनिक का, तो वो आप उनको मेरे चैनल का रेफरेंस कर सकते हो, ठीक है। चलिए 3D सीरीज़ की बात करते हैं। सो द 3D सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली 3D सीरीज़, देन 4D सीरीज़ के लिए सेम कहानी बन जाएगी, ठीक है। सेम कहानी बना देना अपनी 4D सीरीज़ के लिए भी, 5D के लिए भी। तो 3D सीरीज़ में कौन कौन आता है, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, Cr, क्रोमियम, मैग्नीज, फिकुनिकुजन। अभी मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगी इनको लर्न करने का ट्रिक, ठीक है। तो रूल क्या कहते हैं एक तो मैम रूल बहुत है, क्या करें बच्चा, रूल तो होंगे ही ना, केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री को रूल में पढ़ोगे तो बहुत अच्छी समझ आ जाती है, बियॉन्ड रूल जाओगे तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न नज़र आता है, लाइक आपको ऑर्गेनिक में होता होगा। देखो 3D सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो मैम आपने जस्ट अभी अभी पढ़ाया कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, जो साइज़ होता है ना, साइज़ क्या करता है आपका, डिक्रीज़ करता है। तो ठीक है ना, अगर साइज़ डिक्रीज़ करेगा तो मैम सबसे इस तरह से ऑर्डर लगा देना चाहिए था, ऐसे ऑर्डर लगा दो फिर तो लेफ़्ट टू राइट साइज़ डिक्रीज़ करना चाहिए। बट 3D सीरीज़ अलग है थोड़ा। कैसे अलग है मैं आपको सिखाती हूँ 3D सीरीज़ के बारे में। हम यहाँ पर बनाते हैं 3D सीरीज़ को, यस, ठीक है। डन। अब आप इसके अंदर अपने एलिमेंट को लिखेंगे, दिस इज़ योर स्कैनेडियम, देन रहेगा आपका टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, सॉरी मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है।
तो बच्चा ध्यान से सुनिएगा, आपके पास सबसे पहले स्कैनेडियम से लेकर हम क्रोमियम तक की बात करेंगे। स्कैनेडियम टू क्रोमियम आपका जो साइज़ यहाँ पर रहता है वो डेफिनेटली डिक्रीज़ करता है। डेफिनेटली आपका ऑर्डर जो रहेगा, ट्रेंडिंग ऑर्डर रहेगा, वो यही ऑर्डर रहेगा, सबसे ज़्यादा स्कैनेडियम का, उनसे कम थोड़ा टाइटेनियम का, देन वेनेडियम का, और देन आपका क्रोमियम का रहेगा। फिर अगर मैं मैग्नीज को थोड़ा मार्क कर लेती हूँ, मैग्नीज के बाद Fe, कोबाल्ट, निकल, ये सब का जो एटॉमिक रेडियस रहेगा नियरली अबाउट इक्वल रहेगा। और रही बात फिर निकल के बाद कॉपर एंड जिंक की, तो बच्चा यहाँ पर जो साइज़ होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर साइज़ क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब इसका रीज़न क्या रहेगा बच्चा, इसका रीज़न क्या रहेगा, यहाँ पर एकदम से साइज़ इंक्रीज करता है। चलिए आपको इन तीनों चीज़ों के रीज़न बताती हूँ। ये देखो मेरे पास 3 केस बन गए। फर्स्ट केस, दिस इज़ माई सेकेंड केस, एंड दिस इज़ माई थर्ड केस। ओके, ठीक है, एक सेकेंड, एक कलर और भी डिसाइड किया था मैंने। या सबसे पहले स्कैनेडियम से लेकर क्रोमियम तक की बात करते हैं। तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है, सबसे पहले स्कैनेडियम और टाइटेनियम। अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि चलो आप मैग्नीज तक लगा लो, मैं सबको एक साथ कवर करा दूंगी, पूरा फर्स्ट केस एक साथ। मैग्नीज तक क्या होगा कि ये डी ऑर्बिटल होती है, और डी ऑर्बिटल में क्या डालते हो आप, एक एक इलेक्ट्रॉन। अगर आपने मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन पता हो आपको, मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5, यानी डी के हर जो डी की ऑर्बिटल होगी उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो सिर्फ बच्चे इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कैसा रहेगा, कम होगा ना। इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन होगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम रहेगा। क्लियर हो गया, क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? यस। तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है, आपको पता है जेड इफेक्टिव क्या करेगा, जेड इफेक्टिव आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से आपका साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और दूसरा यहाँ पर एक फैक्टर और था आपका इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। मेरे पास 2 फैक्टर काम करेंगे इस सीरीज में, हमेशा आपने 2 ही चीज़ें देखनी है, एक आपको देखना है जेड इफेक्टिव और दूसरा आपको देखना है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलता है कि जेड इफेक्टिव यहाँ पर डोमिनेट कर गया, जेड इफेक्टिव ज़्यादा है। अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो साइज डिक्रीज कर गया, और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या कर गया आपका, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने से साइज डिक्रीज कर गया, जेड इफेक्टिव यहाँ पर डोमिनेट कर गया। बस आप इन शॉर्ट में ये लिख दो, ये डोमिनेट कर गया, ये आपका डोमिनेट कर गया, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा ही नहीं भाई, रिपल्शन हुआ ही नहीं तो साइज तो बढ़ेगा ही नहीं। चलिए फिर मैग्नीज के बाद की बात करते हैं, इसको पूरा यहीं तक लगा लेना। चलो फिर यहाँ पर इक्वल कैसे हो गया बच्चे, यहाँ पर इक्वल कैसे होगा, क्योंकि मेरा जो जेड इफेक्टिव था वो नियरली अबाउट इक्वल हो गया किसके, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के। किस तरह से देखो, जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज कर रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, उधर से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज कर रही है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने से हमेशा साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज करने से साइज हमेशा क्या करता है, इंक्रीज। 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो रही है, तो वो क्या करेगा, ये इधर को भागेगा, तो साइज तो बढ़ेगा ही ना, साइज तो बढ़ेगा ही। तो बच्चा यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास जैसे ये डी ऑर्बिटल थी, तो इसमें क्या होता है कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो मोस्टली होते ही हैं, तो तभी तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गया। हर ऑर्बिटल में मोस्टली एक लास्ट वाली को और उससे लास्ट वाली को छोड़कर बाकी तो सब में, मतलब इस पर आप ऐसा कह सकते हो, इस तरह का केस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन तो बढ़ता ही है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ आपको क्या है बच्चे, साइज आपका डिक्रीज कर रहा है। तो एक फैक्टर जेड इफेक्टिव कह रहा है साइज को कम करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कहता है साइज को बढ़ाते हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, दोनों नियरली इक्वल हो जाते हैं, जिस वजह से Fe, आयरन, कोबाल्ट और निकल का जो रेडियस रहेगा वो लगभग बराबर ही रहेगा। फिर बात करेंगे कॉपर एंड जिंक की। फिर मैम कॉपर और जिंक में क्या हुआ, इस वक्त आपका जो जेड इफेक्टिव है वो बहुत कम हो जाता है, किसके कंपैरिजन, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन बहुत बढ़ जाती है। जेड इफेक्टिव कम और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि हर डी ऑर्बिटल की, हर जो डी शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल है, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या करना है, रिपल्शन क्रिएट करनी है। 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, और ये देखो एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपल्शंस क्रिएट करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 डी के इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करेंगे, जिसकी वजह से कॉपर और जिंक का साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। अगर मैं आपको बताऊं तो जो करेक्ट ऑर्डर रहता है, ये मैंने आपको रीज़न बता दिया, फर्स्ट फैक्टर का, सेकंड का और थर्ड का। अब ये तो पता नहीं चला
ये तो पता नहीं चला ना, आपको सिर्फ ये पता चला कि ये डिक्रीज करता है, ये इंक्रीज, ये इक्वल होता है, ये इंक्रीज करता है। ये तो पता नहीं चला कि जिंक कितना इंक्रीज कर जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं इंक्रीज करते करते ये स्कैनेडियम तक आ जाए। बात को समझिए। तो हमने कहा सबसे ज़्यादा स्कैनेडियम का होता है, बिल्कुल सही बोला है। उसके बाद टाइटेनियम का। लास्ट में बोल रही हूँ कि जिंक भी इंक्रीज करेगा। अगर जिंक इंक्रीज करेगा ऐसा तो नहीं कभी ये टाइटेनियम के पास आ जाए। बिल्कुल यही तो क्वेश्चन है पेपर का। यही क्वेश्चन का पेपर होता है जो मोस्टली बच्चे छोड़ कर आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ तक उन्होंने सीखा है, उनको लगता है उन्होंने ये सीख लिया तो उनको आ गया। गलत बच्चे, इसके आगे की कहानी बाकी है अभी। जो साइज़ का करेक्ट ऑर्डर रहता है वो याद रखिएगा, जैसे मर्जी आप इसको देखें। स्कैनेडियम का सबसे ज़्यादा, उसके बाद टाइटेनियम का होता है, टाइटेनियम के बाद आपका जिंक का होता है। जिंक का क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में इतनी रिपल्शन होती है कि वो वेनेडियम से भी आगे निकल आते हैं। जिंक के बाद आपका जो मैग्नीज के साथ इक्वल रहता है, जिंक और मैग्नीज का, फिर आपका वेनेडियम का आता है, देन आपका क्रोमियम का आता है, देन आपका क्रोमियम का आता है। और इसको लर्न करने का भी एक छोटा सा ट्रिक है। कोबाल्ट है, अरे 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 इनका इक्वल रहेगा बच्चे, Fe और कोबाल्ट का इक्वल होता है ना। Fe और एक सेकेंड कहाँ थे हम, एक सेकेंड बच्चा, ये थोड़ा मिस हो गया ना, क्राई हो गया ना, क्राई। क्रोमियम और कॉपर, कॉपर और कॉपर से ज़्यादा Fe का होता है, सॉरी कॉपर का ज़्यादा Fe से, देन नियरली इक्वल टू कोबाल्ट एंड देन नियरली इक्वल टू निकल। ये आपका ट्रेंड रहता है। इसको लर्न करने का तरीका आप याद रख लीजिए, ऐसे लिख लीजिएगा, रानी मैम ट्रिक। इसको रानी मैम ट्रिक लिखेंगे, किस तरह से लर्न करेंगे, स्कूटी, गर्ल्स को तो अच्छे से याद हो जाएगा ये, है ना। स्कूटी जिनकी मांगी, अभी हिंदी में लिखना पड़ेगा, कुछ इंग्लिश में कुछ हिंदी में। जिनसे स्कूटी मांगते हैं वही कराई, कराई मतलब रोना, वही कराई क्यों, वो रोने क्यों लग जाते हैं। मान लो मैंने अपनी फ्रेंड से स्कूटी मांगी, मैंने कहा चलो स्कूटी दो भाई घूमने चलते हैं, और वो रोने लग गई। स्कूटी जिनकी मांगी, स्कूटी जिनकी, ये मात्रा हवा में काम करती है मेरी। स्कूटी जिनकी मांगी वही कराई क्यों, ठीक है, कराई क्यों, फिर क्रू नहीं, फिर क्रू नहीं, फिर वो हमारी पार्टी का बंदा नहीं रहेगा, फिर हम उसको अपनी गैंग में नहीं रखेंगे, हमारी केमिस्ट्री गैंग में उसे नहीं रखेंगे, ठीक है। इसको लर्न करने का तरीका है हार्डली कि स्कूटी, ये हो गया स्कूटी कंप्लीट। एक ऐसी है लाइन, स्कूटी जिनकी मांगी वही या वही कराई क्यों, फिर क्रू नहीं, फिर वो हमारी पार्टी का क्रू नहीं रहेगा, मेंबर नहीं रहेगा, ठीक है। सिमिलरली आप 4D सीरीज़ के लिखेंगे। देखो मैं आपको 4D सीरीज़ के लिखवा कर दिखाती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको लर्न भी नहीं करने की ज़रूरत है। स्कैनेडियम के नीचे क्या आता है बच्चे, स्कैनेडियम के नीचे आता है आपका येट्रियम, तो येट्रियम लिखेंगे सिंपल। ये आपकी 3D सीरीज़ है और ये मैंने आपके नीचे लिख दी है 4D सीरीज़। अच्छा, टाइटेनियम के नीचे कौन रहता है आपका, टाइटेनियम के नीचे कौन रहता है आपका, जिरकोनियम। जिंक के नीचे कौन रहता है आपका, कैडमियम। और मैग्नीज के नीचे कौन रहता है, मैग्नीज के नीचे कौन रहेगा बच्चे आपका, टेक्टिनम। और वेनेडियम के Nb। और क्रोमियम के नीचे कौन रहेगा, मोलिब्डेनियम। कॉपर के नीचे सिल्वर, Fe के नीचे Ru। और अरे नहीं, इनका तो इक्वल आएगा, यहाँ पर इक्वल आएगा ना, तो वो बना लेना, Ru के बाद आता है आपका नियरली इक्वल कोबाल्ट के नीचे रोहिडियम। और निकल के नीचे कौन आता है आपका, पैलेडियम। तो यही 3D का है और इसी तरह 5D का। बस आपको डी ब्लॉक पता होना चाहिए, डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप और डी ब्लॉक लेफ्ट टू राइट। कोई नहीं, मेरी अपकमिंग वीडियो में आपको मिल जाएगा पीरियोडिक टेबल लर्न करने का तरीका, क्लियर है। पीरियोडिक टेबल लर्न करने का तरीका आपको अपकमिंग वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा 3D सीरीज। अब मेरा आज का लास्ट टॉपिक रहता है जिसका नाम होता है रिलेविस्टिक इफेक्ट। आज का लास्ट टॉपिक है बच्चे, उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा इसका, और उस पार्ट में आपको आयनिक रेडियाई और आयनाइजेशन एनर्जी मिलेगी, ठीक है। पार्ट नंबर जो 7 रहेगा, ये तो 6 है ना, तो पार्ट नंबर देखो, जो बच्चा भी इस सेशन को देखता है और उसको अच्छा लगता है सेशन, वो इसको शेयर करे। अब जितना आप शेयर करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। रिलेविस्टिक इफेक्ट, सबसे पहली बात तो नोट बना के लिख लो कि भाई रिलेविस्टिक इफेक्ट ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन द हैवियर मेटल, ऑलवेज हैवियर एलिमेंट। कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, ऑलवेज हैवियर एलिमेंट्स। आपको हमेशा हैवियर एलिमेंट पर एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको इसमें बताना क्या मेन रीज़न, आपको जो मेन बात बतानी है बच्चे,
वो क्या बतानी है, ये चीज़ मैंने कहा था कि डाउन द ग्रुप जाऊंगी तो मेरे पास साइज़ क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो सीजियम का कम होना चाहिए था, फ्रेंशियम का ज़्यादा, बट दिस इज़ गलत। दिस इज़ गलत जो आपका सही है वो क्या है, सीजियम का ज़्यादा है, फ्रेंशियम का कम है। फ्रेंशियम का कम कैसे हो गया, उसी के लिए मैं आपको इतनी बड़ी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम होता है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। वैसे इतनी बड़ी भी नहीं है तो ईजी है। देखो सबसे पहले आप लिखेंगे 6th पीरियड और ये रहेगा आपका 7th पीरियड। 6th पीरियड में रहेगा आपका सीजियम और बैरियम। 7th पीरियड में रहेगा आपका फ्रेंशियम एंड द रेड। ठीक है, चलिए बैरियम के बाद कौन आता है, बैरियम के ही बाद आती है कहानी लेंथेनम की, और लेंथेनम के बाद आता है आपका हैफनम, हॉफमेनम, ये जो भी आप उसे बोलेंगे हैफनम। अगर आप देखो लेंथेनम से हैफनम तक यहाँ पर क्या रहता है बच्चे, यहाँ पर कौन रहता है आपका, लेंथेनॉइड सीरीज रहती है। कौन सी सीरीज रहती है, लेंथेनॉइड सीरीज रहती है ना, लेंथेनॉइड सीरीज रहती है जिसे आप बोलते हो एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। यहाँ पर कौन रहेगा आपका, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रहेंगे आपके। सो बच्चा एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, क्योंकि आपने डी वालों ने इतनी पुअर शील्डिंग करी तो एफ ब्लॉक वाले तो और पुअर शील्डिंग करेंगे। एफ की तो शेप और ज़्यादा अच्छी नहीं होती, अच्छी इन द सेंस मतलब वो इतना अच्छा डिफ्यूज़ जल्दी हो जाते हैं। तो एफ ब्लॉक आपका क्या करता है, पुअर शील्डिंग करता है। देयर इज़ ऑल्सो पुअर शील्डिंग, ये क्या करेंगे, पुअर शील्डिंग करेंगे। स्पेलिंग देख लिया करो बच्चे थोड़ा ना, पुअर शील्डिंग करेंगे। पुअर शील्डिंग का मतलब होता है हमेशा कि सिग्मा का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज, और अगर सिग्मा डिक्रीज करता है तो जेड इफेक्टिव क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये बात सबसे मेन है, वही आपका आंसर बताएगी कि जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जनरली वो पुअर शील्डिंग होते हैं, उनका जो सिग्मा पुअर शील्डिंग की वजह से शील्डिंग कांस्टेंट कम होता है और जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव उनका बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। बस अब छोटी सी कहानी है, ये रखा हमने सीजियम और ये रखा हमने बच्चा फ्रेंशियम। सीजियम की अगर मैं बात करूं तो सीजियम में कहाँ तक आएगा, 6p तक, 6p तक आएगा। तो फॉर एग्जांपल दिस इज माय 6s ऑर्बिटल, ये मेरी 6s ऑर्बिटल है। फ्रेंशियम में कौन आएगा, 7p, तो इससे पहले कौन सी ऑर्बिटल आएगी, 7s, तो 6s से तो दूरी 7s हो गई ना, ये मेरा हो गया बच्चे 7s ऑर्बिटल। क्लियर, इनका ये हो गया न्यूक्लियस, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। अब क्या होगा, अब क्या करना है हमने, वेट, ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चे, हमें पता है कि सीजियम के बाद कौन आता है, लेंथेनम। फ्रेंशियम के बाद नहीं आता। सीजियम के पास एफ ब्लॉक के एलिमेंट नहीं होते। सुनिए मेरी इस बात को, अगर हम सीजियम की बात करते हैं और फ्रेंशियम की बात करते हैं तो बच्चा सीजियम जो आपका एलिमेंट है और फ्रेंशियम एलिमेंट में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि सीजियम के बाद कौन आया, एफ ब्लॉक आया। एफ ब्लॉक मतलब कि 14f इलेक्ट्रॉन, अगर हम बताएं 14f इलेक्ट्रॉन सीजियम में नहीं ऐड होते, फ्रेंशियम में ऐड होते हैं। क्यों, अगर आपने पीरियोडिक टेबल देख ही लिया है तो दैट्स योर सीजियम, दैट्स योर बैरियम एंड दैट्स योर फ्रेंशियम एंड रेडियम। तो बच्चा सीजियम से तो आप चल रहे थे, फिर लेंथेनम आया, लेंथेनम के पास एफ ब्लॉक था। क्या एफ ब्लॉक सीजियम के अंदर जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, वो तो उसके बाद आता है ना, तो उसके बाद आएगा। तो यानी जो आपका एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक कौन सा कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, लेंथेनाइड सीरीज लगाते हैं। एफ ब्लॉक क्या करते हैं, लेंथेनाइड सीरीज लगाते हैं। अगर ये लेंथेनाइड सीरीज को लेकर आते हैं मतलब कि सीजियम वाले का 6s यहीं रहेगा, पर फ्रेंशियम वाले के पास क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वेट, क्योंकि मेरे पास फ्रेंशियम वाले के पास 14 इलेक्ट्रॉन आ गए, इनसे यहाँ पर कहीं बीच में आपको 14 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे एफ के। 14f इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, 14f इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग करते हैं, और अगर वो पुअर शील्डिंग करते हैं तो उनका सिग्मा डिक्रीज करेगा और जेट इफेक्टिव उनका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जेट इफेक्टिव इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से वो इस 7s ऑर्बिटल को अंदर की तरफ ले आते हैं। बच्चा 14f इलेक्ट्रॉन वैसे तो दूर होना चाहिए था, वैसे तो आपके पास देखा जाए आपका जो सीजियम है उसका जो ऑर्बिटल 6s यहाँ पर है, तो मेरे पास फ्रेंशियम का जो 7s ऑर्बिटल वो दूर होना चाहिए था, पर क्योंकि यहाँ पर लेंथेनाइड सीरीज आ गई, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ गई, जिसकी वजह से 6s अंदर की तरफ आ जाता है, ये 7s अंदर की तरफ आ जाता है 6 से भी कम, क्योंकि यहाँ जो मेरे 14f इलेक्ट्रॉन है ना जो अलग अलग शील्डिंग में बैठे हैं वो बहुत ही पुअर स्क्रीनिंग है। पुअर स्क्रीनिंग की वजह से फ्रेंशियम का न्यूक्लियस इस 7 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अंदर खींच लेता है, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गया आपको, आपको ये फैक्टर क्लियर हो गया बच्चे।
क्या आपको ये फैक्टर क्लियर हो गया? मैं आपको इसको रिलेविस्टिक टर्म में कैसे सिखाऊंगी वो जरा देखेंगे। रिलेविस्टिक टर्म सबसे मैटर करेगी, बहुत ही रेयर आपको मिलेगी ये चीज़। सबसे पहले देखो, आपको मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला कभी लिखवाया है, 2.18 इंटू 10⁶ जेड इफेक्टिव डिवाइड बाय न्यूक्लियस, ठीक है, डिवाइड बाय न्यूक्लियस नहीं एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी बात होती है ना, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास या जो भी आपकी स्पीशीज रहती है न्यूक्लियस कहाँ से याद आ गया। तो बच्चे मेरे पास आपने देखा, आपने एक चीज़ तो नोटिस करी ली है कि मेरे पास जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, देख रहे हो एफ ब्लॉक क्या करते हैं, जेड इफेक्टिव को इंक्रीज करते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी रिलेविस्टिक में कि जो मेरा 6s था, ये मेरा 6s यहाँ था, ठीक है, और 7s इसके भी अंदर चला गया। ऐसा क्यों हुआ वो आप यहाँ पर देखिए, कितना ज़बरदस्त इफेक्ट लगने वाला है। आपका जेड इफेक्टिव है, जो ये आपका जो जेड इफेक्टिव है, दिस इज जेड इफेक्टिव, ये क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि लेंथ एनोड कॉन्ट्रैक्शन और ये इंक्रीज कर रहा है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, बिल्कुल वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। और आपने कभी पढ़ा होगा मास का ये रिलेशन m इज इक्वल टू एम नोट, रिलेविस्टिक मास की टर्म में पढ़ा होगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में आप जब फिजिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाता है और इसको रट लेते हैं बच्चा अच्छे से। तो बच्चा मेरे पास वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। देखो ये वाली वेलोसिटी यहाँ से इंक्रीज कर रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा बच्चे, वेलोसिटी का इंक्रीज करने का मतलब क्या, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इतनी इंक्रीज कर जाएगी, मेरे पास एफ ब्लॉक से जेड इफेक्टिव बढ़ता है और जेड इफेक्टिव से वेलोसिटी बढ़ती है, और वेलोसिटी इतनी इंक्रीज कर जाएगी कि ये वाली जो मेरी वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी वी स्केयर जिसको मैं बोल रही हूँ, ये टेंड्स कर जाएगी, टेंड्स टू बी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर पहुँच जाएगी। ये कितनी पहुँच जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर पहुँच जाएगी। टेंड्स टू अप्रोच, वो अपनी अप्रोच कहाँ तक कर देगी, स्पीड ऑफ लाइट तक पहुँच जाएगी। मतलब अगर हम एफ ब्लॉक कर लेकर आते हैं ना, तो उस वक्त क्या होता था बच्चे, एफ ब्लॉक के टाइम पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ने से वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज करने से आपकी ये वाली वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गई। यानी इस v की जगह मैं पुट कर सकती हूँ c। अगर मैंने c पुट किया तो मेरे को क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, अंडर द रूट 1 माइनस सी स्केयर बाय सी स्केयर, सी स्केयर से सी स्केयर कैंसिल एंड यू विल बी गेट m नॉट अंडर द रूट 1 माइनस 1। सो आपको आंसर क्या मिलता है, m नोट बाय 0, है ना, m नोट बाय आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। m नोट 0 का मतलब है कि आपका जो एक्सप्रेशन आता है m इज इक्वल टू इन्फिनिटी, m का वैल्यू आपको क्या मिलता है, इन्फिनिटी, m का वैल्यू आपको क्या मिल गया, इन्फिनिटी मिल गया। अच्छा m का वैल्यू इन्फिनिटी मिल गया, कोई बात नहीं, आपका जो यहाँ पर मास है वो क्या चला गया, इन्फिनिटी को टेंड कर गया। अब एक आपने पढ़ा होगा बोहर थ्योरी, बोहर ने क्या कहा था कि mvr बराबर होता है NH/2π के, छोटा सा एक्सप्रेशन है, mvr बराबर होता है, बोहर बाबा बोहर क्या कहता है, mvr बराबर है NH/2π के। यहाँ से रेडियस का वैल्यू निकालना जरा, NH/2π mv। चलिए आगे कहानी वापस, अपनी कहानी वापस आगे देखो। m इन्फिनिटी का मतलब है मास बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया, मास बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया, और आप देख रहे हो वेलोसिटी पहले ही इंक्रीज कर रही थी। भाई वेलोसिटी पहले इंक्रीज कर रही थी, तो जब मास इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो रेडियस क्या करेगा, रेडियस बहुत ज़बरदस्त डिक्रीज करेगा, रेडियस बहुत ज़बरदस्त डिक्रीज करेगा, इतना डिक्रीज करेगा कि वो क्या करेगा, वो जो सीजियम था, सीजियम की 6s ऑर्बिटल यहाँ थी, फ्रेंशियम की जो 7s ऑर्बिटल यहाँ थी, इतना ज़बरदस्त उसको डिक्रीज करेगा, रेडियस को अंदर की तरफ ले आएगा, और ये 7s ऑर्बिटल कुछ यहाँ पर बन जाएगी, ये 7s ऑर्बिटल यहाँ बन जाएगी, जिसकी वजह से आप देख सकते हो ये सीजियम का रेडियस बन गया और ये मेरी फ्रेंशियम का रेडियस बन गया। आप देखकर बताओ सीजियम का रेडियस ज़्यादा है या फ्रेंशियम का, डेफिनेटली सीजियम का ज़्यादा है, और इसी इफेक्ट को बोला जाता है रिलेविस्टिक इफेक्ट, ठीक है, इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है, रिलेविस्टिक इफेक्ट। आसान भाषा में कहें तो सीजियम में 14 इलेक्ट्रॉन नहीं आते एफ के, और फ्रेंशियम में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं एफ ब्लॉक के। क्लियर है, आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको क्लियर हो गया तो कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा कि आपको रिलेविस्टिक इफेक्ट अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या कोई भी टॉपिक इसमें से। और आपको पता है हर मंडे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है मेरे इस चैनल पर, अलियम केमिस्ट्री चैनल पर, तभी तो आपका बॉन्ड बनेगा केमिस्ट्री के साथ जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपको हर मिलेगा, मतलब एमएससी का एंट्रेंस मिलेगा, बीएससी का हर यूनिवर्सिटी का पेपर मिलने वाला है, और आईआईटी जैम का मिलेगा। सो ट्यूसडे को आपको क्या मिलेगी, एक असाइनमेंट मिला करेगी सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद वेडनेसडे को आपको क्या मिलेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे आपका 3 दिन लेक्चर रहेगा, 3 दिन पार्ट आया करेंगे आपके थ्योरी का, थ्योरी पार्ट रहेगा, 3 दिन का लेक्चर रहेगा,
सैटरडे को आपको नोट्स मिला करेंगे, यहीं पर मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं अलग अलग चैप्टर के। एंड संडे को आपको मिला करेगी एक इन्फॉर्मेशन। अब वो इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट करके डाल सकते हो आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी एग्ज़ाम के रिलेटेड, आपको कोई स्ट्रेटजी चाहिए या आपको कोई प्लान चाहिए या बुक्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, कौन सा पेपर तैयारी करनी है, कुछ भी चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट करके लिखिए कि संडे के लिए वीडियो आपको ये चाहिए। अब बच्चा वीक में तो सिर्फ इतने ही दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो मैं 7 दिन का ही प्लान कर पाई। बट अगर कल को चेंज हो जाता है कि एक हफ्ते में 8 दिन हो जाएंगे तो 8वें दिन भी मैं आपको पढ़ा दूंगी, कुछ और टॉपिक पढ़ा दूंगी, शॉर्ट ट्रिक्स करा दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच टू अटेंड दिस सेशन। एंड एट लास्ट मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब अलियम केमिस्ट्री, और जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे बच्चा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज आपको नीचे नज़र आ ही रहा होगा, यहाँ पर कैम अलियम 18 है, आप इंस्टा पेज फॉलो कीजिए और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। वहाँ पर आपको ये सभी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ये जो यहाँ पर सब कुछ है ये भी आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। बट पहले ये वीडियो पर आएगा, उसके कुछ दिनों बाद आएगा। एंड बाकी टेलीग्राम में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सो सब्सक्राइब अलियम केमिस्ट्री चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू सो मच।